राष्ट्रीय खेल पत्रिका खेल जगत में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद शाहिद आजमी। इस अंक में शामिल है एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब श्रीलंका ने अपने नाम किया। भारतीय टीम का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। T20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेली जाने वाली क्रिकेट श्रृंखला की शुरुआत 20 सितंबर से। डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए नया इतिहास लिखा। 36वें राष्ट्रीय खेल 27 सितंबर से। सीनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के मुकाबले जारी। इसके अतिरिक्त यूएस ओपन और सुब्रतो कप की भी बात करेंगे। साथ ही होंगी अन्य खेल खबरें भी। शुरुआत क्रिकेट से। संयुक्त अरब अमीरात में संपन्न एशिया कप T20 का खिताब श्रीलंका की टीम ने छठी बार अपने नाम कर लिया। फाइनल में श्रीलंकाई टीम ने पाकिस्तान को 23 रन से हराकर यह कारनामा अंजाम दिया। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 170 रन बनाए। भानुका राजापक्षा ने 71 रन की नाबाद पारी खेली। जवाब में पाकिस्तान की टीम 20 ओवर में 147 रन पर ऑल आउट हो गई। पाकिस्तान की ओर से मोहम्मद रिजवान ने 49 गेंदों में सर्वाधिक 55 रन की पारी खेली। श्रीलंका की ओर से प्रमोद मधुशन और वनिंदु हसरंगा ने जीत में खास किरदार अदा किया। मधुशन ने 4 और हसरंगा ने एक ही ओवर में 3 विकेट हासिल किए। मैच के बाद श्रीलंकाई कप्तान दासुन शनाका और राजापक्षा ने क्या कुछ कहा, सबसे पहले सुनते हैं शनाका को, उसके बाद राजापक्षा को। I think after that first lose we had a serious discussion. So we knew that we got the talent. So it's about applying during the game scenarios. Each and everyone contributed. Yeah, that's it. It's the environment that we have created as a team with the coaching staff. See, we always wanted to show the whole world. A couple of decades back, we had some sort of aggression in our side, and we wanted to create those moments again. I think as a unit we are doing it fantastically well at the moment, and we just want to look forward to the World Cup as well and to keep up this momentum. As a nation, I think it's a great win, with all the crisis happening back home, and we are glad, and we hope that we brought some smiles into their face. Yeah, before coming to the game, we knew that 170 will be a very good score in this wicket because with the bowling that we got, so we got as I mentioned earlier, we got that variety in our bowling lineup. So it's always tough to chase 170 in a final. I think there's a mental point as well. So I think the last 6 that Banu hit, it was something special as well. Of course, it's a very wonderful moment and one of the best innings that I played in a very short period of time. So hoping that I could actually, play some match-winning knocks in the future as well for the Sri Lankan side. I think for the whole nation, so they were waiting for this so long, so especially a final. So I think we should dedicate to the whole nation. आइए अब आपको पाकिस्तानी टीम के चीफ कोच सकलैन मुश्ताक को सुनवाते हैं। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा था कि अगर आप चैंपियन हैं तो आपको पहली इनिंग्स और दूसरी इनिंग्स दोनों में चैंपियन होना चाहिए था। और श्रीलंका ने जैसे पिछले मैच में उन्होंने पहले जो है वो हमें बैटिंग दी और हमारी बैटिंग आई और इस मरतबा हमारी सेकंड बैटिंग आई, तो उसने दोनों चीज़ें जो है उसमें जिस अंदाज से उसने डिस्प्ले किया है, आई थिंक वेल डिजर्व to be a champion. आपको बता दें श्रीलंका ने सबसे पहले साल 1986 में एशिया कप का खिताब जीता था। इसके बाद साल 1997, साल 2004, साल 2008, साल 2014 और अब साल 2022 में टीम ने टाइटल अपने नाम किया। भारत ने सबसे ज्यादा 7 बार खिताब जीता, जबकि पाकिस्तान ने 2 बार एशिया कप अपने नाम किया है। वहीं भारतीय टीम के प्रदर्शन की बात करें तो एशिया कप टीम इंडिया के लिए कुछ खास नहीं रहा। 7 बार की चैंपियन टीम सुपर 4 राउंड से बाहर हो गई। हालांकि भारत ने एशिया कप के अपने आखिरी सुपर 4 मैच में अफगानिस्तान को 101 रन से हराया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अंतिम सुपर 4 मैच में टीम इंडिया की जीत में विराट कोहली के शतक और भुवनेश्वर कुमार की खतरनाक गेंदबाजी ने अहम भूमिका निभाई। अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत ने 20 ओवर में 2 विकेट गंवाकर 212 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफगानिस्तान की टीम निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 111 रन ही बना सकी। टीम इंडिया ने अफगानिस्तान के खिलाफ रनों के मामले में सबसे बड़ी जीत दर्ज की। यह कुल मिलाकर दूसरी सबसे बड़ी जीत भी है। इस मैच में कप्तानी की जिम्मेदारी संभालने वाले केएल राहुल ने मैच के बाद क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। पिछले वर्ल्ड कप के बाद एक चीज हम लोग कंटिन्यूसली अपने आप से या टीम में बात ये चीज होती रहती है कि हम एज ए टीम या एज इंडिविजुअल्स रिजल्ट्स के पीछे नहीं भागेंगे या रिजल्ट से
अपने इमोशन को ऊपर नीचे होने नहीं देंगे. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेन बैलेंस्ड एज वी कैन. ऑब्वियसली हर टाइम वो होगा नहीं, because we are also representing the country. We also want to win every match for our team. We want to perform every game. But as much as possible, we try to remain balanced. We try to learn from every game. इससे पहले टीम इंडिया ने एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ शानदार जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की थी. इस मैच में पाकिस्तानी टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 147 रन बनाए थे. मुकाबला कड़ा था, लेकिन हार्दिक पांड्या के ऑलराउंडर प्रदर्शन की बदौलत टीम इंडिया ने जीत हासिल की. सुनिए मैच में 4 विकेट लेने वाले भुवनेश्वर कुमार ने क्या कुछ कहा. जिस तरह से हार्दिक ने बैटिंग की और जड्डू ने बैटिंग की, तो आई थिंक काफी अच्छी बैटिंग थी कि हम लोग मैच जीत गए. बट ऑनेस्टली मैच 50-50 था. हम लोग भी यही प्रे कर रहे थे कि वो रन बनाए, बट हाँ डेफिनेटली मैच 50-50 था. टीम इंडिया का दूसरा लीग मैच हांगकांग के खिलाफ खेला गया, जहां टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 192 रन बनाए. जवाब में हांगकांग की टीम 5 विकेट के नुकसान पर 152 रन ही बना सकी. इस तरह टीम इंडिया इस मैच को 40 रन से जीतने में कामयाब रही. टीम इंडिया ने दोनों लीग मैच जीतकर सुपर 4 के लिए क्वालिफाई किया, जहां पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ था. इस मैच में पाकिस्तानी टीम ने भारतीय टीम को 5 विकेट से शिकस्त दी. टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 181 रन बनाए, जिसमें विराट कोहली ने सबसे ज्यादा 60 रन बनाए. जवाब में पाकिस्तान ने मोहम्मद रिजवान के 71 रन और मोहम्मद नवाज के आक्रामक 42 रन की बदौलत 19.5 ओवर में 182 रन बनाकर मैच जीत लिया. भारत बनाम पाकिस्तान मैच में एक ऐसा मोड़ आता है जहां से मैच टर्न होता है. वो मोड़ होता है जब अर्शदीप सिंह ने मोहम्मद आसिफ का एक आसान सा कैच छोड़ दिया. इसी के बारे में जब विराट कोहली से पूछा गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं. नहीं, प्रेशर में देखिए गलती किसी से भी हो सकती है और बड़ा मैच है, सिचुएशन भी थोड़ी टाइट थी, तो गलतियां आपकी होंगी, आप उसको एक्सेप्ट करें, एड्रेस करें. टीम इंडिया श्रीलंका के खिलाफ अपना दूसरा सुपर 4 मैच हार गई और यहीं से टीम इंडिया के फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें भी मध्यम हो गई. इस मैच में टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट के नुकसान पर 173 रन बनाए. इस मैच में कप्तान रोहित शर्मा की आक्रामक पारी देखने को मिली. उन्होंने 42 गेंदों पर 72 रन बनाए. जवाब में श्रीलंका ने निशांका और कुशल मेंडिस की सलामी जोड़ी की शानदार साझेदारी की बदौलत लक्ष्य को आसान बना दिया. उसके बाद कप्तान दासुन शनाका और भानुका राजापक्षा ने टीम को जीत दिलाई. मैच के बाद कप्तान रोहित शर्मा कहते हैं, जिस तरीके से हमने पहला 6 ओवर खेला, जितने रन हमको करने थे हम उतने रन नहीं कर पाए क्योंकि विकेट चली गई थी. उसके बाद हमको थोड़ा मोमेंटम मिला और मिडिल ओवर्स के जो पीरियड होते हैं उसमें अच्छा खेला है. तो होता है ऐसा कभी कभी, आप जिस तरीके से खेलना चाहते हो, जिस तरीके के सिचुएशन में आप हो और जिस तरीके के सिचुएशन में आपको टीम को लाके रखना है, वो कभी कभी नहीं होता है. तो बट आई स्टिल फेल्ट कि 10 से 12 रन हम शॉर्ट थे. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने आईसीसी टी20 विश्व कप के लिए टीम का ऐलान कर दिया है. अनुभवी तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और हर्षल पटेल की टीम में वापसी हुई है. मोहम्मद शमी और दीपक चहर को नहीं चुना गया है. हालांकि स्टैंड बाई खिलाड़ी के तौर पर शमी और चहर को रखा गया है. उनके साथ श्रेयस अय्यर और रवि बिश्नोई को भी स्टैंड बाई खिलाड़ी के तौर पर चुना गया है. 15 सदस्यीय टीम में रविंद्र जडेजा भी टीम का हिस्सा नहीं होंगे. जडेजा के स्थान पर अक्षर पटेल को टीम में चुना गया है. उनके अलावा तेज गेंदबाज आवेश खान को भी विश्व कप स्क्वाड में जगह नहीं मिली है. टीम इंडिया के लिए भारतीय टीम में 4 बल्लेबाज, 2 विकेट कीपर, 4 ऑलराउंडर और 1 स्पिन और 4 तेज गेंदबाजों को शामिल किया गया है. वहीं 2 तेज गेंदबाज और 1 स्पिनर और 1 बल्लेबाज स्टैंड बाई के तौर पर होंगे. टी20 विश्व कप के लिए टीम कुछ इस तरह है. रोहित शर्मा कप्तान, केएल राहुल उप कप्तान, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, दीपक हुड्डा, ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक, हार्दिक पांड्या, रविचंद्र अश्विन, युजवेंद्र चहल, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल और अर्शदीप सिंह. स्टैंड बाई के तौर पर मोहम्मद शमी, दीपक चहर, श्रेयस अय्यर और रवि बिश्नोई शामिल हैं. टी20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम के सिलेक्शन पर पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी सुरेंद्र खन्ना कहते हैं, अभी जो हमने मल्टीनेशन टूर्नामेंट एशिया कप देखा और उसमें हमारी टीम जिस तरह से प्रदर्शन किया, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हमारी गेंदबाजी के अंदर और मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजी के अंदर जो है, जब भी टीम कोई सिलेक्ट होती है तो हर आदमी के जहन में अपने कुछ खिलाड़ी होते हैं जिनको आप पसंद करते हैं.
लेकिन कुछ खिलाड़ी जो देश के लिए लगातार खेलते रहते हैं और परफॉर्म करते हैं कंसिस्टेंटली और माहिरता हासिल कर लेते हैं, अच्छी परफॉर्मेंसेस लगातार देके प्रेशर सिचुएशन में आसान नहीं होता। जो भी टीम सिलेक्ट करते हैं, चयन करता, उनकी कोशिश होती है कि अपनी तरफ से अच्छी करें, लेकिन मोहम्मद शमी जो है गेंदबाजी के अंदर मुझे लगता है कि उनको रखना चाहिए था। और श्रेयस अय्यर जो बैट्समैन है, उनकी जो दोनों की परफॉर्मेंसेस जो है लगातार अगर देखें पिछले 2-3-4 सालों में किसी भी फॉर्मेट में जो है वो अच्छा परफॉर्म करते रहे। बाकी हम विश करते हैं कि जो भी टीम अब सेलेक्ट हुई है वो जाए और अच्छा खेले। हम तो अपनी दुआएं दे सकते हैं। श्रीलंका ने जिस तरह से नए युवाओं के साथ 5 लगातार मैच जीत के टूर्नामेंट जीता, तो इस पे चिंतन तो होना चाहिए था। बाकी वी विश द टीम ऑल सक्सेस कि वो जाएं, अच्छा करें। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली घरेलू T20 सीरीज के लिए भी टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। इन दोनों सीरीज से ही बुमराह और हर्षल टीम में वापसी करेंगे। टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 T20 मैचों की सीरीज खेलेगी, वहीं दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी 3 मैचों की T20 सीरीज और इतने ही मैचों की एक दिवसीय सीरीज भी खेलेगी। हार्दिक पांड्या और भुवनेश्वर कुमार दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टीम का हिस्सा नहीं होंगे, तो अर्शदीप सिंह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं खेलेंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 सीरीज 20 सितंबर से शुरू हो रही है। पहला T20 मैच 20 सितंबर, जबकि दूसरा 23 सितंबर और तीसरा और अंतिम T20 25 सितंबर को खेला जाएगा। वहीं दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ श्रृंखला 28 सितंबर से शुरू होगी। अब बात करते हैं राष्ट्रीय खेलों की, जिसकी शुरुआत 27 सितंबर से हो रही है। एक पूर्वावलोकन के साथ हमारी सहयोगी कविता शर्मा। गुजरात में 27 सितंबर से 10 अक्टूबर 2022 तक 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाएगा। इन खेलों में देश के कोने कोने से कुल 7,000 एथलीट भाग लेंगे और अपना दमखम दिखाएंगे। इस 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गुजरात के 6 शहरों में किया जाएगा। देश में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 7 साल बाद होने जा रहा है। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने 36वें राष्ट्रीय खेल के लिए लोगो का अनावरण भी कर दिया है। इस लोगो में सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और गिर के शेर को प्रदर्शित किया गया है। राष्ट्रीय खेल गुजरात के 6 शहरों जैसे कि अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट और भावनगर में आयोजित होंगे। गुजरात पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। 36वें राष्ट्रीय खेलों में सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की भागीदारी दिखाई देगी। नेशनल गेम्स पर हमने बात की सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रविकांत सिंह से। स्पोर्ट्स पर्सन की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको एक मल्टी स्पोर्टिंग इवेंट, मल्टी डिसिप्लिन इवेंट का एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। तभी आप जाके आगे इंटरनेशनल इवेंट्स में जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स हो, एशियन गेम्स हो, ओलंपिक्स हो, वहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। तो इस तरह के एक्सपीरियंसेस बहुत जरूरी हैं स्टैंड अलोन नेशनल चैंपियनशिप्स के अलावा। राष्ट्रीय खेलों में चैंपियन बनना, पूरे देश में एक विजेता बनना कितनी बड़ी गर्व की बात होती है खिलाड़ियों के लिए। नेशनल गेम्स में एक तो लिमिटेड एंट्री होती है, ओपन नहीं होते हैं, तो इस कारण से आपको जो टॉप 10-12 कंपेटिटर्स ही मैक्सिमम 16 टीम इवेंट्स में भाग ले पाते हैं, और आप उन टॉप लोगों के साथ जब compete करके विजेता बनते हैं, नेशनल गेम्स चैंपियन बनते हैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ होता है। गुजरात पहली बार मेजबानी कर रहा है राष्ट्रीय खेलों की। आपको क्या लगता है कि गुजरात में जब ये खेल आयोजन होंगे तो पूरी तरह से क्या तैयार है गुजरात? 6 शहरों में इसके अलग अलग ये आयोजन किए जाएंगे। सुविधाओं को देखते हुए सही फैसला लिया है गुजरात सरकार ने। तो अच्छी बात यह है कि कम से कम वो पहल कर रहे हैं, वो शुरुआत कर रहे हैं, और उम्मीद यह है कि धीरे धीरे जब सुविधाएं बढ़ेंगी तो हम उसको एक एशियन गेम्स या ओलंपिक गेम्स टाइप एक नेशनल गेम्स को भी देख पाएंगे। योग, मलखम्ब जैसे खेलों का जो हिस्सा ये बने हैं, इससे आपको क्या लगता है कि योगा के लिए भी जो खिलाड़ी इसमें भविष्य तलाश रहे हैं उनके लिए कुछ आगे के लिए कुछ फायदा रहेगा? बहुत ज्यादा फायदा रहेगा, और ये तो हमें अपने जीवन का एक अंग बनाने की जरूरत है। खेलो इंडिया गेम्स में इतनी अच्छी पहल हुई है इनके बारे में, योग, मलखम्ब, थंग ता, गतका, इस तरह के जो ट्रेडिशनल कलारीपयट्ट केरला का, इनको पहल देना और इनको आगे बढ़ाना ये हमारी जिम्मेदारी है। 7 साल बाद आयोजन है, जैसे कि हमने पहले भी जिक्र किया इस बात का, और 36वां संस्करण है सर ये राष्ट्रीय खेलों का। और अब जिस तरह से आप स्तर देखते हैं भारत में स्पोर्ट्स का, क्या लगता है आपको कि जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम्स देती है प्लेयर्स को, उसके बाद अपने आप को निखारने के लिए कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है और कितना अनुभव यहाँ पे और जो प्रतिभाएं हैं उनको मिलेगा इन खेलों के माध्यम से? अच्छी
अच्छी पहल है भारत सरकार की कि आप राष्ट्रीय गेम्स का आयोजन उन्होंने खुद अपने ऊपर ले लिया है। खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन वो कर ही रहे हैं, यूथ गेम्स का, यूनिवर्सिटी गेम्स का। अभी क्या है कि आपको एक सपोर्ट सिस्टम काफी मजबूत है खेल मंत्रालय का, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से, और इस कारण से अब भारत में खेलों के प्रति रुझान भी लोगों का बढ़ता जा रहा है। अब बात करते हैं सुब्रतो कप फुटबॉल टूर्नामेंट की। सुब्रतो कप फुटबॉल टूर्नामेंट में लड़कों के अंडर 14 वर्ग का फाइनल 15 सितंबर को दिल्ली के अंबेडकर स्टेडियम में हीरोक हायर सेकेंडरी स्कूल इम्फाल मणिपुर और बैरवा हाई स्कूल चैनपुर गुमला झारखंड के बीच खेला गया। हीरोक हायर सेकेंडरी स्कूल ने पहले सेमीफाइनल मैच में ग्रीनवुड स्कूल दीमापुर नागालैंड को 2-0 से हराया। विजेता टीम की तरफ से ए देवो और टी लिक्सन ने क्रमशः 24वें और 48वें मिनट में गोल किए। दूसरे सेमीफाइनल मैच में बैरवा हाई स्कूल ने गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल सेक्टर 36 चंडीगढ़ को 3-1 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। बैरवा के लिए आकाश मंडी ने 11वें मिनट में, मोहित मुर्मू ने 25वें और समीर सोरेन ने 37वें मिनट में गोल किए, जबकि चंडीगढ़ के लिए हिपज्योति मोरन ने 26वें मिनट में गोल दागा। इस वर्ष प्रतियोगिता में 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 92 स्कूलों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। प्रतियोगिता के लिए 3 श्रेणियां बनाई गई हैं, जिनमें लड़कों की अंडर 14, अंडर 17 और बालिकाओं की अंडर 17 शामिल है। 6 से 15 सितंबर तक जूनियर बॉयज अंडर 14 के साथ शुरू होने वाला टूर्नामेंट 3 श्रेणियों में आयोजित किया जा रहा है। 19 से 28 सितंबर तक जूनियर गर्ल्स अंडर 17 और अंत में जूनियर बॉयज अंडर 17 के मुकाबले 3 अक्टूबर से शुरू होकर 22 अक्टूबर को होने वाले फाइनल के साथ संपन्न होंगे। 61वें सुब्रतो कप के आयोजन पर हमने भारतीय राष्ट्रीय टीम के पूर्व कप्तान और दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी बाईचुंग भूटिया से खास बातचीत की। सुब्रतो कप अभी 61 इयर्स हो गया है एंड आई थिंक इट्स कंट्रीब्यूटेड सो मच टू इंडियन फुटबॉल ग्रासरूट में, और मैं एक सुब्रतो खेल के ही निकला हुआ हूँ, तो मुझे लगता है कि आगे भी बहुत कंट्रीब्यूट किया, अच्छे प्लेयर्स को एक प्लेटफॉर्म दिया है और आने वाले दिन में भी करेंगे। कुछ अपनी यादें सुब्रतो कप की साझा करेंगे हमारे लिसनर्स से? और सुब्रतो कप हमारे लिए तो एटलीस्ट बचपन में सबसे इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट था, क्योंकि इंटर स्कूल सिक्किम में होता था और सुब्रतो कप जो फुटबॉलर्स उस जमाने में एक ही टूर्नामेंट खेलने का सोचता था कि सुब्रतो कप हो और क्वालिफाई होके नेशनल लेवल में खेलने के लिए। सुब्रतो कप एक बड़ा टूर्नामेंट हो गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो गया है, तो अब इसका जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, इसको कैसे आप देखते हैं? आई थिंक इट्स रियली पिकिंग अप, जो आगे जिस तरह से जा रहा है, पार्टिसिपेशन अभी जो टीम्स का हो रहा है, 30,000 ऑलमोस्ट किड्स खेल रहा है एंड अभी स्पॉन्सर्स आ रहा है, क्वालिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बहुत हाई हो गया है, तो मुझे लगता है आने दिन में आई थिंक इट विल ओनली डिलीवर एंड ब्रिंग लॉट ऑफ गुड क्वालिटी प्लेयर्स इसमें। अब बात करते हैं विश्व वॉलीबॉल चैंपियनशिप की पूरी रिपोर्ट के साथ कविता शर्मा। इटली ने 11 सितंबर को FIVB वॉलीबॉल पुरुष विश्व चैंपियनशिप में पोलैंड को 3-1 से हराकर खिताब अपने नाम किया। पोलैंड इससे पहले 2 बार इस खिताब का चैंपियन रह चुका है। पहला सेट 25-22 से हारने के बाद यूरोपियन चैंपियन इटली ने तेजी से वापसी की। इटालियंस ने इस खेल में आक्रामक खेल दिखाते हुए पोलैंड को वापसी का कोई मौका नहीं दिया और लगातार 3 सेट 25-21, 25-18 और 25-20 से जीत सुनिश्चित कर ली। इसके अलावा ब्राजील ने स्लोवेनिया को 25-18, 25-18, 22-25, 25-18 से हराकर कांस्य पदक अपनी झोली में डाला। अब बात करते हैं नीरज चोपड़ा के ऐतिहासिक प्रदर्शन की। नीरज चोपड़ा ने ज्यूरिख में डायमंड लीग फाइनल में पहला स्थान हासिल करते हुए इतिहास रच दिया। नीरज चोपड़ा डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने 88.44 मीटर भाला फेंक चेक गणराज्य के जैकब वादलेचो को पीछे छोड़ा। जैकब ने 5वें प्रयास में 86.94 मीटर दूरी तक भाला फेंका। बात नीरज के थ्रो की करें तो नीरज का पहला थ्रो फाउल गया, जबकि दूसरा थ्रो 88.44 मीटर की दूरी नापी, जो उन्हें खिताब दिलाने के लिए काफी था। नीरज ने तीसरा थ्रो 88, चौथा थ्रो 86.11, पांचवा 87, जबकि छठे और अंतिम थ्रो ने 83.6 मीटर दूरी नापी। जर्मनी के जूलियन वेबर 83.73 मीटर के साथ तीसरे स्थान पर रहे। नीरज ने दोहा में हुई पहली और सिलेसिया में हुई तीसरी डायमंड लीग में हिस्सा नहीं लिया था। स्टॉकहोम में उन्होंने 89.94 मीटर भाला फेंक कर राष्ट्रीय कीर्तिमान बनाया था। उसके बाद नीरज चोपड़ा ने 89.8 मीटर के
के थ्रो के साथ लुसाने डायमंड लीग जीती और अब फाइनल में उन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया। लुसाने डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा द्वारा स्थापित कीर्तिमान के बाद हमने भारत की अग्रणी जेवलिन थ्रोवर अनु रानी से बात की। काफी अच्छी परफॉर्मेंस है और यही है कि जो भी यंग जो बच्चे आ रहे हैं अपने मतलब जैवलिन के साथ साथ जो एथलेटिक्स है उसमें भी आ रहे हैं, मतलब सभी के लिए एक अच्छा मोटिवेशन मिल रहा है सभी को, क्योंकि पहले हमारे एथलेटिक्स में मेडल नहीं आते थे, लेकिन अभी जैसे कि कॉमनवेल्थ गेम है तो उसमें भी मतलब फर्स्ट टाइम 8 मेडल आए हैं हमारे एथलेटिक्स के, तो काफी बड़ी अचीवमेंट है। आगामी फीफा विश्व कप में क्या खास होगा, बता रही हैं कविता शर्मा। विश्व फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था फीफा ने इस साल के आखिर में कतर में होने वाले विश्व कप को एक दिन पहले शुरू करने का फैसला किया है। अब ये टूर्नामेंट 20 नवंबर को शुरू होगा। विश्व कप का पहला मैच मेजबान कतर और इक्वेडोर के बीच 20 नवंबर को दोहा में खेला जाएगा। फीफा की समिति के नए फैसले को मंजूरी दे दी गई है। इस फैसले में हस्ताक्षर करने वालों में फीफा के अध्यक्ष और 6 महाद्वीपीय फुटबॉल निकायों के अध्यक्ष शामिल थे। यूएस ओपन में किसका रहा जलवा और कौन बना चैंपियन, बता रही हैं कविता शर्मा। 2022 यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन 29 अगस्त से 12 सितंबर के बीच यूएसटीए बिली जीन किंग नेशनल टेनिस सेंटर में आउटडोर हाई कोर्ट पर खेला गया। यह यूएस ओपन का 142वां संस्करण था, जो वर्ष 2022 का चौथा और अंतिम ग्रैंड स्लैम इवेंट था। अगर बात करें विजेताओं की, तो पुरुष एकल में ये खिताब कार्लोस अल्कारेज की झोली में गया। स्पेन के 19 वर्षीय कार्लोस ने खिताबी मुकाबले में 4 सेट के मैच में नॉर्वे के 23 वर्षीय कैस्पर रूड को 6-4, 2-6, 7-6, 6-3 से हराया। कार्लोस ने इस जीत के साथ ही इतिहास भी रच दिया। वो एटीपी रैंकिंग में पहला स्थान पाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। इसके अलावा वो 1990 में भी पीट सम्प्रास के बाद सबसे कम उम्र के यूएस ओपन विजेता बने हैं। इस बार यूएस ओपन को नया चैंपियन मिलने के साथ ही विश्व टेनिस को नया शीर्ष खिलाड़ी भी मिला है। 19 साल के कार्लोस अल्कारेज दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी हैं। वहीं अगर बात करें महिला एकल की, तो साल के फाइनल ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में दुनिया की नंबर 1 पोलैंड की ईगा स्विएटेक ने महिला एकल का खिताब अपने नाम किया है। उन्होंने फाइनल में ट्यूनीशिया की ओन्स जबूर को 6-2, 7-6 से हराया। स्विएटेक यूएस ओपन का खिताब जीतने वाली पहली पॉलिश महिला बनी है। उन्होंने अपने अब तक के करियर में 3 ग्रैंड स्लैम सहित 10 खिताब जीते हैं। वहीं पुरुष डबल में राजीव राम और जो सेलिसब्री ने नंबर 2 सीड्स वेस्ले कुलहॉफ और नील स्कूप्सकी को 7-6, 7-5 से हराकर पुरुष युगल चैंपियनशिप पर कब्जा किया और 2022 यूएस ओपन में अपने खिताब का सफलतापूर्वक बचाव किया। महिला डबल्स में बारबोरा क्रेजसिकोवा और कतरीना की चेक जोड़ी ने अमेरिका की कैटी मैकनेली और टेलर टाउनसेंड को हराकर महिला युगल का खिताब जीता। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट पर हमने खास बातचीत की टेनिस कोच विनोद कुमार से, तो उन्होंने कहा, टूर्नामेंट बिल्कुल अलग था। इसके अंदर आप पिछले सालों से कितने 15 साल या 20 साल से हम रॉजर फेडरर, नडाल, जोकोविच इन्हीं को देखते आ रहे थे, तो उनके बगैर ये टूर्नामेंट हुआ है। और इसमें नए खिलाड़ी जो अल्कराज है जिन्होंने जीता, तो उसमें जीतने वाला नंबर वर्ल्ड नंबर 1 बना, हारने वाला वर्ल्ड नंबर 2 बना। और अल्कराज 19 इयर्स ओल्ड है एंड आई थिंक 2013 बॉर्न है, तो यंगेस्ट चैंपियन है और स्पेन के हैं जहाँ से नडाल आते हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम इन दिनों इंग्लैंड दौरे पर है। मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ 3 T20 मैचों की सीरीज के पहले मैच में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने दूसरे T20 मुकाबले में इंग्लैंड के विरुद्ध जीत हासिल की। भारतीय टीम के खिलाफ इंग्लैंड ने 6 विकेट खोकर 142 रन बनाए। भारतीय टीम ने 2 विकेट के नुकसान पर 146 रन बनाते हुए मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस मैच में स्मृति मंधाना ने शानदार पारी खेली, जिसके दम पर भारत को 8 विकेट से जीत मिली। इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी। मेजबान टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 142 रन बनाए। इंग्लैंड की तरफ से 51 रन की पारी फ्रेया कैंप ने खेली, जबकि मैया बाउचेर ने 34 रन बनाए। भारत की तरफ से स्नेहा राणा को 3 विकेट मिले, जबकि एक विकेट रेणुका सिंह और दीप्ति शर्मा ने हासिल किए। 143 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को अच्छी शुरुआत मिली। हालांकि शेफाली वर्मा 20 रन बनाकर आउट हो गई। भारत का दूसरा विकेट 77 रन पर गिरा, जब दयानल हेमलता 9 रन बनाकर
आउट हो गई। इसके बाद स्मृति मंधाना और कप्तान हरमनप्रीत कौर के बीच अटूट साझेदारी हुई और टीम ने 16.4 ओवर में लक्ष्य को हासिल कर लिया। भारतीय टीम को पहले मैच में 9 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। 3 मैचों की सीरीज में अपनी उम्मीदें कायम रखने के लिए भारतीय टीम के लिए इस मैच में जीत जरूरी थी। इस साल होने वाला आईसीसी टी20 विश्व कप 16 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया में शुरू होगा। टी20 विश्व कप 2022 का पहला मैच श्रीलंका और नामीबिया के बीच 16 अक्टूबर को खेला जाएगा। लीग राउंड में टीम इंडिया कुल 5 मैच खेलेगी। टूर्नामेंट में भारत का पहला मुकाबला पाकिस्तान से 23 अक्टूबर को मेलबोर्न के मैदान पर खेला जाएगा। उसके बाद टीम इंडिया का दूसरा मैच 27 अक्टूबर को ग्रुप ए के रनर अप के साथ सिडनी में खेला जाएगा। अपने तीसरे मैच में भारतीय टीम 30 अक्टूबर को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैदान में उतरेगी। चौथे मैच में भारत का सामना 2 नवंबर को बांग्लादेश के खिलाफ एडिलेड में होगा। 5वें और आखिरी लीग मुकाबले में टीम इंडिया 6 नवंबर को ग्रुप बी की विजेता टीम के साथ मेलबोर्न में भिड़ेगी। 16 से 13 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले टी20 विश्व कप में 16 टीमें मध्य मुकाबिल होंगी। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 13 नवंबर को मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा। आपको बताते चले, पिछले साल 2021 में खेले गए टी20 विश्व कप का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराकर जीता था। सीनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के दिग्गज पहलवान हिस्सा ले रहे हैं। किस तरह के मुकाबले हो रहे हैं बता रही हैं कविता शर्मा। टोक्यो ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पूनिया और रवि कुमार दहिया की अगुवाई में सर्बिया के बेलग्रेड में हो रही वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में सभी खिलाड़ी दम आजमाते नजर आएंगे। 10 सितंबर से शुरू हुई ये चैंपियनशिप 18 सितंबर को समाप्त होगी, जिसमें ग्रीको रोमन रेसलिंग के साथ साथ पुरुषों और महिलाओं की फ्री स्टाइल प्रतियोगिताएं शामिल हैं। चैंपियनशिप के शुरुआत में महिलाओं की कुश्ती के मुकाबले खेले जा रहे हैं। भारत ने तीनों श्रेणियों के लिए प्रत्येक के लिए 10-10 रेसलर भेजे हैं, जिसमें ज्यादा से ज्यादा मेडल्स की उम्मीद लगाई जा रही है। भारत की वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप की संभावनाओं पर और मेडल की दावेदारी पर हमने बात की है भारतीय पुरुष टीम के हेड कोच विनोद कुमार से। सर, 10 सितंबर से शुरू हुई है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप और विश्व स्तर पर इस तरह के जो टूर्नामेंट है, किस तरह का एक्सपोजर देते हैं खिलाड़ियों को, स्पेशली अगर बात करें हम नई प्रतिभाओं की? हमारा ये कंपटीशन है, ये इसकी बहुत अच्छी तैयारी हुई थी, क्योंकि हमारा कंपटीशन बर्मिंघम में था, जो कॉमनवेल्थ गेम्स में था, जिसमें हमने 12 के 12 मेडल लिए हैं अभी, और रेसलिंग में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दी थी उसमें। और उसके तुरंत बाद हमने इंडिया में कैंप लगते ही हमने उनको अपने अपनी जगह जहाँ एक लड़कियों का नखरों में कैंप लगाया है, और फ्री स्टाइल का यहाँ पर सोनीपत बालगढ़ सेंटर एसआई का वहाँ लगा है। तो ट्रेनिंग बहुत अच्छी है, और इसमें कुछ नए लड़के भी हैं, वो भी अच्छा करेंगे, और कुछ सीनियर लड़के हैं जो गोल्ड मेडल के दावेदार हैं। सर, बजरंग पूनिया के कंधों पर हमेशा ही दारोमदार होता है, और अब तो बजरंग पूनिया के जैसे ही, क्योंकि वो सीनियर खिलाड़ी हैं, बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि उनसे प्रोत्साहित होकर अपने गेम में उतरते हैं। जब कोई सीनियर प्लेयर साथ खेल रहा होता है तो जूनियर्स के लिए कितना एक मोटिवेशन रहता है, आप कुछ कहेंगे इस पर? जब सीनियर होता है, जो जूनियर लड़का उनको बड़ा सहारा होता है। जैसे कई हमारे इसमें जूनियर बच्चे हैं कई, जो कि इसके लिए बहुत उनको एक आइडिया बना के अपना काम करते हैं, वो उस हिसाब से लड़ते हैं। ये गोल्ड मेडल के दावेदार रहेंगे हमारे कई लड़के इस फ्री स्टाइल के अंदर। चलते चलते एक नजर अन्य खेल खबरों पर। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने हाल ही में खत्म हुए एशिया कप में अपने बल्ले से धमाकेदार प्रदर्शन किया था। विराट कोहली एशिया कप से पहले अपनी फॉर्म से जूझ रहे थे, पर एशिया कप में उन्होंने अपनी बल्लेबाजी में जबरदस्त सुधार किया। उन्होंने एशिया कप में 276 रन बनाए। एशिया कप का फायदा उन्हें टी20 रैंकिंग में हुआ। विराट ने आईसीसी टी20 रैंकिंग में 14 स्थानों की छलांग लगाई। अब वह टी20 बल्लेबाजी में 15वें स्थान पर पहुंच गए हैं। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में भारत के कप्तान रोहित शर्मा और दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ही ऐसे खिलाड़ी हैं जो बल्लेबाजी की रैंकिंग में टॉप 15 में शामिल हैं। कोहली के अलावा भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को भी फायदा मिला है, वह 7वें नंबर पर पहुंच गए हैं। भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी एच.एस. प्रणय अपने शानदार प्रदर्शन के बूते ताजा BWF विश्व रैंकिंग में 2 पायदान आगे 16वें स्थान पर पहुंच गए हैं। साथ ही भारतीय खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत भी 2 पायदान के फायदे के साथ 12वें स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि लक्ष्य सेन दुनिया के 9वें नंबर से भारतीय पुरुष खिलाड़ियों में सबसे आगे हैं। चोट के कारण विश्व चैंपियनशिप में जापान ओपन में नहीं खेलने वाली पीवी सिंधु को भी 1 पायदान का लाभ मिला है, जिससे वो 7वें स्थान पर पहुंच गई हैं।
राष्ट्रीय खेल पत्रिका खेल जगत के इस अंक में बस इतना ही। मैं मोहम्मद शाहिद आजमी कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता वीके तोमर और अपनी सहयोगी कविता शर्मा के साथ लेता हूँ विदा। नमस्कार।